हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रही थी, जिसमें आप लोग का जो लास्ट चैप्टर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, प्रशिक्षण एवं विकास के बारे में। आज जो आप लोग का चैप्टर रहेगा उसी के आगे चैप्टर 7 परफॉर्मेंस अप्रेजल निष्पादन मूल्यांकन, ये आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। निष्पादन मूल्यांकन दो वर्ड से मिलकर बनता है आपका। पहले परफॉर्मेंस हो जाएगा, दूसरा अप्रेजल हो जाएगा। परफॉर्मेंस क्या होती है, कोई कार्य पर जैसे कि एक सेल वाइज हम लोग चल रहे थे। सबसे पहले हमने क्या किया था कि मानव संसाधन एक योजना तैयार की थी, प्लानिंग करी। प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, जॉब एनालिसिस किया। उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट निकाली, फिर हमने सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने ट्रेनिंग दी। अब हमें ट्रेनिंग देने के बाद जब जो भी कर्मचारी है वो कार्य कर रहा है, अब हम ये देखेंगे कि जो उसने कार्य किया है वो क्या हो जाता है, कार्य का निष्पादन या फिर परफॉर्मेंस। जैसे उसकी परफॉर्मेंस रही है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका मूल्यांकन करेंगे, अप्रेजल करेंगे। तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा निष्पादन मूल्यांकन। जो उसने कार्य किया है वो कार्य एक्चुअल में कैसा है, उसमें और कितनी उसको सुधारने की ज़रूरत है, कितनी उसकी जो है कमियां हैं, इन सबको जानना या उसकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से वैल्यूएशन करना, ये हो जाता है निष्पादन मूल्यांकन। तो यहाँ पर अगर हम जो इसकी डिफिनेशन की बात करें, जो निष्पादन मूल्यांकन हो जाता है वो जो मानव संसाधन के क्रियाकलाप होते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो उसके परिणाम होते हैं उसका मूल्यांकन करना, उसकी एक प्रोसेस हो जाती है। ये जो कर्मचारी है उसकी कितनी योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताएं और जो उसके गुण हैं उसका निर्धारण करना, किस तरह से उसने कार्य किया है, इन सब का क्या करना, मूल्यांकन करना, वो हो जाता है निष्पादन मूल्यांकन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसमें, तो डेल एस बीच ने इसकी डेफिनेशन जो दी है कि निष्पादन मूल्यांकन किसी व्यक्ति का कार्य निष्पादन के संदर्भ में तथा उनके भावी विकास की संभावनाओं के संदर्भ में उनका व्यवस्थित मूल्यांकन है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिविजुअल with respect to his performance on the job and his potential for development। तो यहाँ पर क्या निकलता है इस डिफिनेशन से कि जो निष्पादन मूल्यांकन होता है कि किसी व्यक्ति ने जो कार्य का निष्पादन किया है और जो उसको भावी विकास की आवश्यकता है, यानी कि ये देखना है कि उसने क्या कार्य किया है और क्या क्या कमियां हैं, उसे कैसे सुधारा जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा, निष्पादन मूल्यांकन में आ जाता है। इसको दूसरे नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे कि योग्यता अंकन कह सकते हैं, कर्मचारी अंकन कह सकते हैं, सेवा मूल्यांकन, दक्षता मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन या फिर कार्मिक समीक्षा। ये किसी भी नाम से आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो सब में आपको यही पूछा जा रहा है कि निष्पादन मूल्यांकन क्या है। आप समझते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों ये किया जाता है। उद्देश्य पहला क्या हो जाएगा कि जो योजनाएं हैं कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही हैं कि उसके पास में वृद्धि कितनी करनी है, उसका ट्रांसफ़र है, उसका प्रमोशन है, पदोन्नति है या फिर रिटायर करना है, उससे न्याय किया जा सके, ये समझा जा सके कि वो इस टाइम कितना योग्य है, ये जानकारी करना। क्योंकि अगर योग्यता ज़्यादा है तो उसको प्रमोशन दिया जा सकता है, या वो कार्य वो सही ढंग से नहीं कर पा रहा, कोई और कार्य अच्छे से कर सकता है तो उसको उस जगह से दूसरी जगह प्लेस किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या अब वो कार्य नहीं कर पा रहा है, उतनी क्षमता उसकी नहीं रह गई तो उसको रिटायर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए। दूसरा हो जाएगा कि निष्पादन मूल्यांकन योजनाएं अधीनस्थों को यह कहने का साधन है कि वे कैसे कार्य कर रहे हैं, उन्हें सुझाव देने के लिए और उनके बारे में जानकारी उन्हें स्वयं को देने के लिए कि वो कहाँ पर हैं, और अपने से जो ऊपर अधिकारी हैं उनको भी सूचित करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। फिर आ जाता है निष्पादन मूल्यांकन योजनाएं उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण मार्गदर्शन मंत्रणा करने के आधार के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर इससे ये कहने का मतलब है कि जो निष्पादन का उनके कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे ये पता चले कि कहाँ पर उनको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अगर वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे तो कहाँ पर उनकी ट्रेनिंग देकर उनकी उस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है, इसके बारे में जो उसके उच्च अधिकारी हैं उन तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना। तो ये हो जाता है निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य। अब नेक्स्ट आ जाता है कि निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी। प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये क्या प्रोसेस होती है किसी भी कार्य का, किसी भी जो कर्मचारी है उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने की। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप आ जाता है उसमें जो परफॉर्मेंस फैक्टर होगा उस फैक्टर का चयन किया जाता है कि किस आधार पर, कैसे, उसका क्या मानक हमने बनाए हैं, जिन मानकों के आधार पर हम डिसाइड कर रहे हैं या निर्धारित कर रहे हैं या फिर उसके निष्पादन का मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर आ जाता है निष्पादन पुनः अवलोकन अवधि, परफॉर्मेंस रिव्यूड पीरियड का निर्धारण करना कि कितने टाइम की उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि उसने कार्य कैसा किया है। जैसे कि आप ही लोगों को कोई कार्य प्रोजेक्ट दिया जाता है तो परफॉर्मेंस आप लोग की चेक की जाती है कि आपने कितना अच्छा काम किया। या कहीं भी अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे तो 1 साल की या 2 साल की जॉब करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसी के बेसिस पे आपके आगे प्रमोशन होता है। तो वही चीज़ है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, बोनस भी दिया जाएगा या आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आपने कार्य अच्छा नहीं किया होता तो डिमोशन भी हो सकता है या हटाया भी जा सकता है या आप
आपको उसी कार्य पर ही बने रहने दिया जा सकता है। वही चीज़ है यहाँ पर कि ये देखना कि कितनी अवधि के लिए किया जा रहा है। फिर आ जाता है वास्तविक निष्पादन, एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर ये देखा जाएगा, हमने मानक डिसाइड कर लिया, स्टैंडर्ड बना लिया कि इतना कार्य हो जाना था। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितना कार्य किया है या कैसे कार्य किया है। फिर आ जाएगा वास्तविक क्षमता को निर्धारित किए गए मानक से तुलना करना तथा उसे उपयुक्त मापन स्केल पर अंकन करना। मानक डिसाइड हमारे हो गए, अवधि हो गई, हमारे ये देख लिया कि उस व्यक्ति ने कार्य कैसा किया है। अब क्या किया जाएगा, आपस में कंपेयर किया जाएगा कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे और जो एक्चुअल में कार्य किया उसके बीच में डिफरेंस कितना है या उसने कितना उससे हो सकता है अच्छा कार्य किया है। फिर आ जाता है प्राप्त अंकन या परिणामी से निर्धारित को अवगत करना या कर्मचारियों को सूचित करना। उसके बाद जैसे आपकी उनकी परफॉर्मेंस रही है, एवेल्युएशन करने के बाद ये बताया जाएगा, उनको सूचना दी जाएगी कि आपने कार्य किस तरह से किया है। उसके बाद जो भी हमने लक्ष्य बनाए थे या जो उद्देश्य निर्धारित किए थे उसको प्राप्त करना। आगे जो भी हमारे उद्देश्य थे, जैसे प्रमोशन के लिए या जो है पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हमने किया था निष्पादन का मूल्यांकन, तो वो कार्य हम आगे कर सकते हैं। तो ये हो जाता है निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब हम पढ़ते हैं कि निष्पादन मूल्यांकन की पद्धतियाँ व तकनीकें। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि क्या मेथड्स होते हैं या क्या टेक्निक्स होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक चार्ट लगा हुआ है, इसमें दे रखी हैं 2 तरह की मेथड्स। पहला हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा हो जाएगा मॉडर्न मेथड। तो जो ट्रेडिशनल है उसमें पहला हो जाएगा रैंकिंग मेथड। रैंकिंग यानी कि गुणानुसार विधि। इसमें क्या रहेगा, जो कर्मचारी होते हैं उनकी विशेषताओं का चयन किया जाएगा कि क्या क्या उनमें विशेषताएँ हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। उसी के आधार पर उनको क्या किया जाता है, उनको रैंक दी जाती है। फिर आ जाएगा युगल तुलना विधि, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। यहाँ पर क्या होगा कि 2 कर्मचारियों की एक दूसरे से तुलना की जाती है, उनके कार्यों की एक दूसरे से तुलना की जाती है। उसमें कंपैरिजन के लिए क्या होता है कि अलग अलग कार्ड बना लिया जाता है। जो युगल बनाए जाते हैं, जो पेयर बनाए जाते हैं, उनके अलग अलग कार्ड बना लिए जाते हैं और जो प्रत्येक कार्ड पर क्या होता है, एक दूसरे की तुलना को लिख दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है। फिर आ जाता है रेखीय सोपान विधि, ग्राफिक स्केल मेथड। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो लोग मूल्यांकन कर रहे होते हैं उनको, मूल्यांकन कर्मचारी जो होते हैं उनको एक मूल्यांकन प्रपत्र दे दिया जाता है। एक फॉर्म ऐसा होता है मूल्यांकन का, वो दे दिया जाता है और उस फॉर्म में अलग अलग तरह के मापदंड होते हैं, जैसे कि पुअर है, एवरेज, गुड है, एक्सीलेंट है, इस तरह के दे रखे होते हैं। और जो मूल्यांकनकर्ता होता है वो उनकी जो कर्मचारी हैं उनकी विशेषताओं के, उनके गुणों के, उन सब चीज़ों के आधार पर उसमें पुअर, एवरेज, गुड या फिर एक्सीलेंट, ये इन तीनों में से कोई एक मापदंड उस कर्मचारी को देता है। उसके बाद आ जाता है बलात् वितरण विधि, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या किया जाएगा कि जो कर्मचारी होते हैं, इसमें कर्मचारियों की संपूर्ण कार्य क्षमता का अंकन किया जाता है और इस विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब ये कर्मचारियों की संख्या किसी विभाग में बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर हमें युगल तुलना विधि करना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पर सारे कर्मचारियों को समूह बना करके उनके जो लो लेवल है, लो एवरेज है, हाई एवरेज है और हाई, इन कैटेगरीज में बांट करके अंक, उनके प्रतिशत उनको दिया जाता है। फिर आ जाता है जांच सूची, चेकलिस्ट मेथड। यहाँ पर एक जांच सूची बनाई जाती है जो मूल्यांकनकर्ता को दी जाएगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर। इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं और उसके आगे चिन्ह होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो मूल्यांकनकर्ता होता है वो उस तालिका को में अंकन करता है, योग्यता को। फिर आ जाता है क्षेत्र समीक्षा विधि, फील्ड रिव्यू मेथड। वहाँ पर इस विधि में क्या रहेगा कि जो कर्मचारी है उसने जो कार्य किया होता है तो उसी स्थल पर जा करके उससे जो पर्यवेक्षक होता है वो अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में प्रश्न पूछता है और उसके बाद मौखिक जानकारी वहाँ पर एकत्रित की जाती है, उसका लेखन किया जाता है, उसको लिखा जाता है। फिर आ जाता है गोपनीय प्रतिवेदन विधि, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। ये इसमें क्या रहता है कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो, उनको मूल्यांकनकर्ता बनाया जाएगा और वो जो निकटस्थ जो कर्मचारी होगा उसके साथ के जो कर्मचारी होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, उनके पास जा करके उस कर्मचारी के बारे में, योग्यता के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। तो ये हो जाती हैं परंपरागत विधियाँ, ट्रेडिशनल मेथड। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक विधियाँ या फिर मॉडर्न मेथड्स कौन से हैं। इससे पहला हो जाएगा परिणामों द्वारा मूल्यांकन या फिर उद्देश्य अनुसार प्रबंध, अप्रेजल बाय रिजल्ट और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा उद्देश्य अनुसार प्रबंध या फिर परिणामों द्वारा मूल्यांकन। अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी होगी तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसे शॉर्ट में MBA बोला जाता है। इसका जो विकास किया था सर्वप्रथम पीटर ड्रकर ने किया था। इसमें क्या होगा कि जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उसी के अनुसार कार्य किया जाता है, प्रबंध किया जाता है और उसके बाद परिणामों तक पहुंचा जाता है और जो परिणाम होते हैं उनको, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उनके साथ आपस में तुलना की जाती है और मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो जाता है उद्देश्य अनुसार प्रबंध या फिर परिणामों द्वारा प्रबंध। इसकी अगर हम जो उसकी बात करें, जो प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें सबसे पहले सेटिंग जॉइंट गोल, जो संयुक्त लक्ष्य का निर्धारण होगा, फिर एक्शन प्लानिंग, कार्य नियोजन होगा, फिर सेल्फ कंट्रोल,
अगर हम देख रहे हैं कि जो हमने कार्य किया है और हमारे जो मानक निर्धारित किए थे, हमने लक्ष्य निर्धारित किए, तो उससे क्या है आपस में डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा। उसके बाद क्या होगा, समयानुकूल प्रगति का पुनरावलोकन यानी कि पीरियोडिक प्रोग्रेस रिव्यू। यहाँ पर ये देखा जाता है कि उस समयावधि में जिसके लिए हमने निर्धारित किया था, पूरा उद्देश्य तैयार किया था, उसमें हमारा कितना हमने जो है सही ढंग से कार्य किया है, कितने हमारे जो है वो डिफरेंस आया है, उसके बाद उसका पूरा रिव्यू तैयार किया जाएगा। तो ये हो जाता है उद्देशानुसार प्रबंधन की प्रक्रिया। उसके बाद आ जाती है श्रेणीयन पद्धति, ग्रेडिंग मेथड। तो यहाँ पर ग्रेड दिए जाते हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, एवरेज है, गुड है, इस तरह से दिया जाता है कि श्रेणीबद्ध किया जाता है अलग अलग उसमें कि किसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या जो है विश्लेषण किया जाएगा, स्वगात्मक क्षमता देखी जाएगी, उसकी नेतृत्व क्षमता देखी जाएगी, उसी के आधार पर क्या होगा, उसको ग्रेड दिया जाएगा कर्मचारी को। उसके बाद आ जाता है मूल्यांकन केंद्र विधि, असेसमेंट ट्रेंड सेंटर मेथड। इसमें क्या रहेगा कि जो कोई कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी की प्रबंधकीय क्षमता को मापने की उच्चतम विधि है। इसमें क्या रहता है कि अलग अलग तरह का मूल्यांकन पेपर होगा, पेंसिल टेस्ट होता है, साक्षात्कार होता है, व्यावसायिक खेल है, भूमिका निर्वाह घटना है, रोल प्लेइंग, जो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रेनिंग और जो दी जाती है तो उसके अलग अलग मेथड्स थे, तो वहाँ पर रोल प्लेइंग था, समूह चर्चा था, तो ये सब चीज़ें कराई जाती हैं जिससे ये पता चल सके कि वो जो कर्मचारी है उसकी योग्यता कितनी है। फिर आ जाता है मानव संसाधन लेखन विधि, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मैथड। इसमें क्या रहेगा कि मानव संसाधन को एक पूंजी की तरह देखा जाएगा, ह्यूमन कैपिटल माना जाता है या फिर फिजिकल कैपिटल की तरह भी समझा जाता है। तो यहाँ पर उसके बारे में जितनी भी पूरी चीज़ें होती हैं लिखी जाती हैं, एक रिपोर्ट पूरी तैयार की जाती है, उसी के अनुसार उसका आकलन किया जाता है कि उसका कंट्रीब्यूशन उस संस्था में कितना रहा है। फिर आ जाता है बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बार की। इसमें क्या रहेगा कि जो संगठन में कर्मचारी होते हैं कार्यरत, उनके व्यवहार को विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न डिग्रीज में उनका पता लगाया जाता है कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। उसके बाद उसका पूरा एक जो कंबाइंड वो तैयार की जाती है रिपोर्ट कि वो व्यक्ति की क्षमता क्या है या उसका निष्पादन किस तरह का रहा है। फिर आ जाता है 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन, 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या रहता है कि 360 डिग्री पूरे राउंड शेप की बात करें तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी है उसके आसपास, उसके चारों तरफ जो कोई लोग भी होते हैं उन सबसे सूचनाओं को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक फीडबैक वंस फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में सूचनाएं किससे ली जाएंगी, जो बॉस होगा उससे कर्मचारी का, जो टीम के मेंबर्स होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, स्टाफ होगा, वो स्वयं है या फिर उसके सहयोगी जो है, उन सब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है और उसके आधार पर जो उसका एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये हो जाता है 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन। इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जो मैंने अलग से आप लोग को एक वीडियो दी थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थी, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आप लोग का था कि 360 डिग्री मूल्यांकन क्या होता है। फिर आ जाएगा संभावना मूल्यांकन, पोटेंशियल अप्रेजल। इसमें यह रहता है कि ये एक नई सोच है, मॉडर्न मैथड है, तो आपकी एक नई विचारधारा है। इसमें क्या रहता है कि जैसे जैसे वैश्विक व्यावसायिक वातावरण में व्यापार के जो नियम हैं या व्यापार के जो आयाम है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि संगठन की प्राथमिकता है कि जो जो चीज़ें नहीं बदल रही हैं उसी बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही स्वयं को भी बदला जाए, और वर्तमान की जो क्षमताएं हैं उससे कर्मचारी की और भविष्य में जो चीज़ें आएंगी उसके लिए उसको तैयार किया जाए, उसी के बेसिस पर उसका आकलन किया जाता है। तो ये हो जाती हैं जो निष्पादन मूल्यांकन है उसकी तकनीकें, परंपरागत और आधुनिक। अब हम देख लेते हैं कि जो निष्पादन मूल्यांकन है उसका क्या लाभ होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो इसमें आपका आ जाएगा एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होता है, मैनेजमेंट के लिए अलग होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या लाभ है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो संगठन व स्वयं दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या रहेगा कि जो व्यक्ति होगा उसमें समझ आती है, वो जान पाता है कि वो उसका कार्य की स्थिति क्या है या वो कितना अच्छी तरह कार्य कर रहा है, जिससे कि वो समझ लीजिए एक तरह उसका स्वयं का भी स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, अपनी क्षमताओं को पता किया जाता है, अपनी कमजोरियों का पता किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में पता किया जाता है। तो मान लीजिए एक तरह से उस कर्मचारी का पूरा स्वॉट एनालिसिस होता है और उससे उसकी जो भी कमियां होती है उसको दूर किया जाता है, जो उसकी जो शक्तियां होती हैं उसका यूज़ किया जा सकता है। उत्प्रेरणा, कार्य संतुष्टि तथा स्वयं ऊर्जा का विकास करती है। कार्य से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षण विकास के लिए मार्ग मिलना कि जहाँ पर कमजोरियां हैं वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो और अच्छे से कार्य कर सके। वरीय पद्धति के साथ कार्य संबंधों का विकास और कर्मचारियों का आत्मविकास होना एवं उनका मनोबल ऊंचा होना। तो ये हो जाते हैं एक एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स। फिर आ जाता है फॉर मैनेजमेंट।
फॉर मैनेजमेंट के लिए क्या होगा कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये हमें पता चलेगा। उस व्यक्ति ने कितनी क्षमता के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी जो है अच्छी क्वालिटी के साथ उस कार्य को किया है, ये पता चलता है। साथ में किस तरह से कर्मचारियों को और ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है, या कौन-कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर कार्य किया जा सकता है, कि किस तरह से आसानी से वो एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपस में सहयोग भी बढ़ता है। प्रशिक्षण विकास कहाँ पर देना है, इसकी पहचान हो पाएगी। सुधार और विकास के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। फिर आता है संगठन के लिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर संगठन की संपूर्ण क्षमता का विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि व्यक्तियों का एक संघ ही तो होता है संगठन। तो जब व्यक्तियों का विकास होगा तो संगठन का भी विकास हो पाएगा। संस्था के सतत विकास और सफलता के लिए विकास संस्कृति विकसित होती है, क्योंकि संस्था संगठन क्या एक सतत रूप से चलता रहता है। तो लगातार जब कार्य का निष्पादन का मूल्यांकन होता रहेगा, जो भी कमियां उनको दूर करते रहेंगे, तो संस्था का विकास भी होता रहेगा। साथ ही क्या होगा कि योग्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को संगठन में आकर्षित करने के लिए कि क्या योग्यताएं चाहिए हैं, या कौन व्यक्ति कितना एम्बिशियस है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे प्रमोशन दे करके उससे और अच्छे से कार्य कराया जा सकता है। तो ये सब से बेनिफिट हो जाते हैं एक संगठन के लिए। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी विधियाँ क्या है, और साथ ही उसके लाभ क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का रहेगा क्षतिपूर्ति नियोजन, कंपनसेशन प्लानिंग। ये कंपनसेशन प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।